हेलो एवरीवन। तो कल मैंने आपको एक टॉपिक दिया था एस्से का, फेमिनिज्म इज़ फॉर एवरीबडी। तो वो लिखना था। आपने लिखा ही होगा या आप अपने अकॉर्डिंग एस्से का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन ये जो है एस्से का टॉपिक, वो मैंने इशिता मैम के आंसर कॉपी से लिया था और उन्हीं का आंसर मैंने अपने हैंडराइटिंग में यहाँ पे लिखा है। क्योंकि जब हम खुद से लिखते हैं, पढ़ने से थोड़ी चीज़ें हम जल्दी से भूल जाते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते लिखते हैं ना, तो वो काफ़ी टाइम तक याद रहता है। तो मुझे इन्होंने इससे कैसे लिखा है, मतलब कैसे पैराग्राफ इंटरलिंक किया है, कैसे इन्होंने अपना जो भी आप खुद को कहना है वो कैसे इसमें पॉइंट आउट किया है, वो सब मुझे इसमें समझ में आया है। एक स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे के लिए, एक स्ट्रक्चर पहले बनाना चाहिए, वो इन्होंने कैसे बनाया वो मुझे समझ में आया। तो मैं जो भी मुझे समझ में आया वो मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो हम ऐसे पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते रहते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। बाकी हमें चीज़ें यहाँ पे सीखनी है कि उन्होंने कैसे लिखा है। और इनको अच्छे खासे मार्क्स मिले थे ऐसे राइटिंग में। तो हम, हो सकता है हम अपना तरीके से लिखेंगे, लेकिन हम इनसे कुछ चीज़ें हैं जो सीखेंगे। जैसे कि पैराग्राफ इंटरलिंकिंग होती है, वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो यहाँ हम यहाँ से सीखेंगे। और फिर उन्होंने कैसे मतलब जो वेरियस फैक्टर लाए हैं इस एस्से में। जस्ट एक टॉपिक में कितने सारे जो फैक्टर्स है वो हम लिख सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। इन्होंने फेमिनिज्म इज़ फॉर एवरीबडी यहाँ पे एस्से को कैसे लिखा है, कैसे इसकी स्टार्टिंग की है, वो हम पूरा इसमें देखेंगे। मैं पूरा वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन यहाँ पे पढ़ के नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ, जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। एक तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और लास्ट पे इन्होंने एस्से को कैसे कंक्लूड किया है वो भी देखेंगे। तो पहले तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फेमिनिज्म। ये फेमिनिज्म हो गया, मुझसे मिस्टेक हो गई, ये इस तरह से ई है ये। हाँ, व्हाट इज़ फेमिनिज्म, तो ये हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली फेमिनिज्म है क्या। तो देखो, फेमिनिज्म इज़ अ पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल मूवमेंट है दैट एडवोकेट फॉर द राइट्स एंड इक्वालिटी ऑफ वुमेन इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और ये क्या चाहता है कि ये चाहता है कि एड्रेस इनइक्वालिटीज़ एंड इनजस्टिस दैट वुमेन फेसेस ड्यू टू देयर जेंडर। मतलब वो डेली लाइफ में फेस करती है कि उनके जेंडर की वजह से उनको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो यही फेमिनिज़म होता है, मतलब यही जो ये चीज़ें एड्रेस करनी है, इनइक्वालिटीज़, इनजस्टिस जो भी है, इसको एड्रेस करने के लिए ये मूवमेंट आई थी फेमिनिज़म की। एक टाइप का ये फिलोसॉफिकल एस्से भी कह सकते हैं हम, क्योंकि फेमिनिज्म मतलब स्त्रीवाद, ये इस तरह से होता है। अगर आप, मैं गलत हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो एक फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ एस्से है। तो इन्होंने एक एनेक्डोट से स्टार्ट किया है, मतलब एक रियल स्टोरी से इन्होंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने, द पील। मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ के दिखाऊंगी और फिर बाद में हम उनके पॉइंट्स कैसे उन्होंने इंटरलिंक किए हैं वो देखेंगे। बाद में इनका आपको फोरम आईएएस के प्लेटफॉर्म पे इनका पूरा ऐसे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो या जेरोक्स कॉपी भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। मैं जेरोक्स कॉपी कर सकती थी, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लगा कि मैं खुद के हाथों से लिखूँ तो बेहतर रहेगा, तो मैंने इसीलिए अपने हाथों से लिखा है। In 1960, US FDA approved the birth control pill, freeing women from the restriction of childbearing. Women were now free to study or work, become more productive members of society, and prevented themselves from the upbringing of child for whom they weren't psychologically और फाइनेंशियली रेडी। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि एक यूएसए में 1960 में एक पिल आई थी जो जिससे बर्थ कंट्रोल किया जाता था। तो इससे क्या होगा कि जब जो एज होता है हमारा, ले लो 21 से लेके 30 तक, इसमें हम अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं। ये कुछ प्रोडक्टिव ईयर्स हमारे लाइफ के हम माने जाते हैं, मतलब माने जाते हैं। तो इसमें अगर आपको चाइल्ड होता है तो आपको उसकी अपब्रिंगिंग करनी पड़ती है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो खुद का हम यहाँ पे करियर नहीं देख सकते, खुद के वर्क हो चाहे जॉब हो, या कभी कभी चाइल्ड की वजह से जॉब भी छोड़ देनी पड़ती है। तो ये पिल्स की वजह से क्या होगा कि हमें
किस एज में किस टाइम पे हमें बच्चा चाहिए वो हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो मतलब ये अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होती है, ये पिल्स इसीलिए होते हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने रियल स्टोरी यहाँ पे बताई है। और नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, इंट्रोडक्शन है इनका, ये रियल स्टोरी से उन्होंने स्टार्ट किया। When half of the population is more independent and efficient, does it not enhance the potential of our aggregate pies? And does bodily autonomy of women not promote a generation of youngsters with sound mental and physical health? इन्होंने लास्ट यहाँ पे पहले तो स्टोरी लिखी, उसके बाद क्वेश्चंस रेज किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इससे चला जाएगा। अगर आप काफ़ी टॉपर्स के देखोगे तो ऐसा ही है, मतलब बिल्कुल वो कुछ स्टोरी लेते हैं या कुछ कोट से स्टार्ट करते हैं और फिर क्वेश्चंस रेज करते हैं और फिर अपना ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया है और इन्होंने स्टार्ट किया है, सच क्वेश्चंस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ फेमिनिज्म एंड एवरीथिंग इट स्टैंड्स फॉर कैन म्यूचुअली बेनिफिट all in society. A feminist in any authentic sense is to want for all persons. तो ये यहाँ पे उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट इन्होंने पूरा यहाँ पे कि मतलब पूरा पास्ट से लिंक किया, मतलब एंशियंट टाइम से इन्होंने लिंक किया है कि देखो यहाँ पे उन्होंने लिबरेशन फ्रॉम सेक्सिस्ट रोल्स, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन, द फर्स्ट वॉर ऑफ फेमिनिज्म इज मार्क्ड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो वहाँ से इन्होंने उसका भी जिक्र यहाँ पे मेंशन किया है। फिर ये मैरी ओल्स्टोनक्राफ्ट जो है, ये इनको मदर ऑफ फेमिनिज्म भी बोला जाता है, मतलब इन्होंने पहले स्टार्ट किया था। इट वॉज मेनली सफ्रेगेट मतलब मूवमेंट, ये स्टार्ट किया था मेनली। और J.S. मिल्स वर्क इन द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, एक बुक लिखी थी उनकी, उनका नाम है ये। तो इन्होंने ऐसे भी मतलब पर्सनैलिटीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है जिनके बारे में हम मतलब मुझे तो ख़ास तौर पे ये नहीं पता था कि फेमिनिज़म की मदर कौन है, ये बिल्कुल नहीं पता था। और ये J.S. मिल जो है, ये इनका बुक के बारे में भी नहीं पता था। लेकिन जब हम ऐसे के लिए टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पे हमें ना कि सिर्फ इंडियन जो राइटर्स और फिलोसोफर्स होते हैं उनके बारे में नहीं, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी जिन्होंने भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे कि यहाँ पे वुमेन्स रिलेटेड टॉपिक है, तो इसमें किस ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसके अकॉर्डिंग हम वो टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। और वहाँ यहाँ पे बहुत ऐसे चांसेस है कि वुमेन्स रिलेटेड हो चाहे लेबर हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने मतलब ऐसे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वैसे टॉपिक हमें प्रिपेयर करने चाहिए। वो मैं आपको बता दूँ मतलब दे दूँगी कि टॉपिक कौन से आने के चांसेस होते हैं, तो उससे रिलेटेड हमें ऑलरेडी प्रिपेयर रहना चाहिए। वो हम नेक्स्ट मतलब ऐसे के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए वो मैं नेक्स्ट आपको बता दूँगी नेक्स्ट वेंसडे पे, ठीक है। हर वेंसडे पे हम एक ऐसे लिखेंगे। ये मैंने खुद ट्राई किया था, ऐसे मैंने खुद से लिखा है, बट इतना कुछ खास नहीं लिखा मैंने। कुछ हद तक सिमिलैरिटीज़ है, बट कुछ ऐसे हैं इन्होंने अच्छे खासे मतलब ये जैसे ऑथर और ये सब यूज़ किया है, अपने इसमें ऐड किया है। इससे क्या होता है, इनका ऐसे बहुत एनरिच हुआ है। जैसे कि मैंने ये सब नहीं, जनरल ऐसे कह सकते हैं, जनरल लिखा है मैंने। तो बिल्कुल इनसे हम ऐसे टॉपिक्स ले सकते हैं टॉपर के ऐसे से, और खुद का लिख के इनके साथ मैच करके भी देख सकते हैं। इससे भी बड़ा फ़ायदा हो मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये यहाँ पे एक एडिशन वाला ऐड किया है, मतलब स्टार्टिंग देखो इन्होंने कैसे स्टार्ट किया है लिखने के लिए। फिर यहाँ पे उन्होंने ये यहाँ पे वुमेन सोसाइटी और ये सब के बारे में लिखा। फिर बाद में इन्होंने इंटरलिंक, जैसे कि नेक्स्ट अभी ये वर्ल्ड के बारे में उन्होंने वर्ल्ड वाले जो राइटर थे फिलोसोफर थे उनके बारे में यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर स्टार्ट किया इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे ये पैरा इंटरलिंक बोलते हैं इसको। द वैदिक एज इज सीन एज द गोल्डन एज फॉर वुमेन, तो यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने। द स्टोरी ऑफ गार्गी एंगेजिंग इन फिलोसॉफिकल डिबेट विद द किंग इन एन indisputable example of how educated women could have a say in policy making, तो ये यहाँ पे उन्होंने
लिखा, वैदिक एज वाला जो गार्गी थी, तो उनके बारे में भी यहाँ उन्होंने ऐड किया है, ऐसे स्टार्ट किया है। 8 more than 3000 ईयर, कैसे अभी के मतलब टाइम पीरियड में आ रही है, देखो 8 more than 3000 ईयर्स लेटर द सेम लैंड, मतलब अभी एंशंट टाइम पे मतलब गार्गी और इसी लैंड पे हुई है ना इंडिया में, अभी भी सेम इसी लैंड पे द लेस देन 40% वुमेन इन इट्स पार्लियामेंट, 40% वुमेन जो है वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा है 50% रिसर्चर्स इन साइंस एंड लिटरेसी रेट एंड दैट इज़ 10% लोअर दैन दैट ऑफ मेन से भी 10% कम ही है। वेदर सच स्मॉल नंबर्स हैव एनी फार रीचिंग रिपरकशंस इन ऑल एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। तो ऐसे इन्होंने स्टार्ट किया। नेक्स्ट अभी यहाँ पे इन्होंने एक हेडलाइन लिखी है कि फेमिनिज्म एंड इकोनॉमी, यहाँ पे ऐसी ये हेडलाइन दी, वो भी कैपिटल लेटर में लिखा है उन्होंने, फेमिनिज्म एंड इकोनॉमी। और नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि माइल्स टू गो बिफोर द स्लीप्स, मतलब सोने से पहले हमें बहुत दूर जाना चाहिए, इस तरह से इसका अगर मीनिंग देखा जाए तो। बट यहाँ पे अगर लिटरली देखा जाए तो फेमिनिज्म एंड इकोनॉमी के बारे में उन्होंने लिखा है। People across the globe have played very different role in economy based on their gender, and this has created enormous differences in power, prestige and status in developing and impressing talents। तो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा। पहले तो जेंडर जो है जैसे कि फीमेल मेल हो, कैसे इनमें डिफरेंसेस आए, कैसे ग्लोब में लोग मतलब पूरे वर्ल्ड में कैसे रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा। इकोनॉमी वाला फैक्टर इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया। इसमें उन्होंने ग्लोबली वुमेन अर्न ओनली 3/4, मतलब कितना कमाती है उसके बारे में बताया, कैसे जॉब करती है, एजुकेशन कैसा है कंपेयर टू मेन, यहाँ पे उन्होंने लिखा है। एंड दे रिमेन अंडर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्मल सेक्टर। अगर 3% भी 3/4 भी वो अर्न करती होगी ना, तब फिर भी वो फॉर्मल सेक्टर मतलब गवर्नमेंट वाला जो सेक्टर होता है उसमें अंडर रिप्रेजेंटेड है कंपेयर टू मेल का जो कंपेयर होता है उसमें ये अंडर रिप्रेजेंटेड है, मतलब कम रिप्रेजेंट करती है। और ये ज़्यादा तो टाइम जो होता है मेल के कंपेयर में टॉयस, ये हाउस होल्ड चोर्स में, चाइल्ड केयर में अपना टाइम स्पेंड करती है। ये कंपैरिजन यहाँ पे किया। और नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये इकोनॉमी चल रहा है पूरा। दिस हाईलाइट्स हाउ वुमेन आर अंडर यूटिलाइज अंडर पेड, कैसे वो अंडर यूटिलाइज अंडर पेड है। मतलब देखो हमारे जीडीपी में भी अगर देखा जाए तो वुमेन का ये कंट्रीब्यूशन नहीं देखा जाता है कि वो हाउस होल्ड में कितना काम करती है, चाइल्ड रेज में उसका नहीं देखा जाता है, तो ये अंडरपेड ही है ना। फिर अमर्त्य सेन का इन्होंने यहाँ पे नाम लिखा है, एंड हैज़ प्लेड अ पायनियर रोल in paying attention to the missing women. He emphasizes on the capability approach to mainstream women. India's labor force participation rate is astonishingly low at 20% for the third largest economy in triple P terms. Not only that, it is also declined. Empowering women with education, skill and freedom to make choices can help to boost India's GDP by a whopping 27% as per IMF। तो यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज लिखा है कि कितना कम पार्टिसिपेशन होता है फीमेल का, और उनके पास कितने लिमिटेड चॉइसेस होते हैं कि वो अपनी स्किल एजुकेट खुद को एम्पावर करने के लिए उनके पास स्किल एजुकेशन फ्रीडम ये सब चीज़ें कम होती है। और अगर ये चीज़ें नहीं है तो वो जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी। तो ये अगर ये इनके पास ये सब चीज़ें आ जाए तो वो मतलब IMF ने बोला है कि इतना वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो ये यहाँ पे अमर्त्य सेन का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी इन्होंने यहाँ पे लिखा है। बाकी इन्होंने ट्रिपल P के भी बारे में यहाँ पे लिखा है। ये पूरा इकोनॉमी का पार्ट चल रहा है, तो इन्होंने कैसे ऐड की हैं चीज़ें ये देखने वाली बात है।
नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, अभी पैराग्राफ चेंज किया है, तो यहाँ पे उन्होंने वुमेन्स एग्जाम्पलरी सेंसेस ऑफ फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज शोकेस्ड बाय एग्जाम्पल ऑफ वुमेन लीड सेल्फ हेल्प ग्रुप विच हैव लोन रिपेमेंट रेट ऑफ 97% विच इज़ इवन बेटर दैन कॉरपोरेट्स। जो वुमेन है सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, उसमें क्या होता है कि उनको लोन मिलता है तो वो अपना मतलब जो भी है अपना बिजनेस चला सकती हैं, फिर वो जो है लोन उसको रीपेमेंट करती है, तो ये बेटर है कॉरपोरेट से बोल रहे हैं यहाँ पे। मतलब इतने अच्छी खासी वो उनके पास सेंस ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वुमेन्स के पास। तो ये यहाँ पे लिखा उन्होंने। दस The need of the hour is a massive campaign, not just being women in the workforce but also retain them। तो ज़रूरत यही है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, उनको अवेयर करने की ज़रूरत है, ये बताया है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा है एज पर द IAS स्मिता सब्रवाल। देखो इन्होंने किस किस का मतलब कैसे ऐड किया है। पहले अमर्त्य सेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, फिर सेल्फ हेल्प की ग्रुप की जो वुमेन महिला है कैसे लोन रिपेमेंट करती है, कितना अच्छे से काम परफॉर्म करती है, ये सब बताया। अभी बता रहे हैं यहाँ पे लिख रही है कि IAS जो है स्मिता सब्रवाल, द बायोलॉजिकल क्लॉक टिकिंग साइमल्टेनियसली विद द प्रोफेशनल क्लॉक, so we must bring women friendly policies to help them return to work post pregnancy। मतलब देखो इसी एज में हमें, जिस एज में मतलब जैसे मैंने बोला कि 21 से लेके 30 के एज में हमें करियर भी बनाना होता है, इसमें बच्चे अगर प्रेग्नेंट भी होते हैं, शादी भी करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इसमें ना एक मतलब एक बर्डन सा होता है, तो वो वुमेन फ्रेंडली होना चाहिए। अगर बच्चा होता है तो फिर वो वर्क पे वापस नहीं आती है, क्योंकि उसकी जो देखभाल होती है वो कौन करेगा। तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है, जो स्मिता सब्रवाल ने जो भी इश्यूज़ रेज किया है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने लिखा। ये पूरा इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव हो गया उनका एस्से का। नेक्स्ट उन्होंने स्टार्ट किया है फेमिनिज्म एंड सोसाइटी। तो ये बता रही है पॉइंट फैक्टर के थ्रू। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। मतलब अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको टाइम पे आप बेटर करते हो, तो उससे क्या होगा, आगे के वाला जो टाइम होता है उसको बहुत आप सेव कर सकते हो। सिमिलर अगर कोई गलती है, अगर पहले से उसको सुधार दो ना, तो जो आगे वाला जो टाइम पीरियड है उसको सुधारने में जो हमारा वेस्ट होने वाला है वो नहीं होगा। यही मीनिंग निकल के आता है। ये कोट है, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने स्टार्ट किया है। अकॉर्डिंग टू सिमोन दी बियोवेयर, इसका प्रोनाउंसिएशन देखना आप। तो इनके अकॉर्डिंग वन इज़ नॉट बॉर्न वुमेन दैट रैदर बिकम्स अ वुमेन। कोई भी पैदाइशी उनको पता नहीं होता कि मैं वुमेन हूँ, लेकिन वो इवेंचुअली जाके वुमेन बन जाती है। हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो हो ही जाता है, पता चलता है कि मैं एक लड़की हूँ या मैं एक स्त्री हूँ, ये पता ही चल जाता है। तो ये उन्होंने बोला है। दस वी लिव इन अ जेंडर्ड सोसाइटी। मतलब उसी की वजह से हम एक जेंडर सोसाइटी में रहते हैं कि हमें पता है कि ये मेल है ये फीमेल है, इस तरह से। वेयर मेल्स हैव प्रेफरेंस ओवर फीमेल्स। ज़्यादा तो मेल को प्रेफरेंस मिलता है, वुमेन को जितना नहीं मिलता उतना मेल को मिलता है। ट्रांसजेंडर एंड द नॉन बाइनरी जो होते हैं उनके कंपेयर में। This leads to violence that is specific to gender link infanticides, genital mutilations, rapes and honor killings। मतलब ये सब इसी वजह से जो वायलेंस है उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, वायलेंस को एक तवज्जो मिलती है कि वुमेन अगर एक फीमेल जेंडर अगर मर भी जाता है तो कोई बात नहीं है, बट अगर एक मेल जेंडर मतलब वो हमारा वंश बन जाता है, ये सब इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने लिखा है सोसाइटी के बारे में उन्होंने इसे। और सुधा मूर्ति नेक्स्ट उन्होंने लिखा है, सुधा मूर्ति हु स्पेंड मोर। मतलब इन्होंने देखो सारे ही जो सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, एक जेंडर से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं,
ऐसे नहीं कि उन्होंने पर्टिकुलर फीमेल्स के ही बताए, यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर होते हैं, नॉन बाइनरी होते हैं, उनके सारे इश्यूज यहाँ पे 1-2 लाइन में लिख दिए इन्होंने यहाँ पे। जैसे कि इन्फेंटिसाइड्स होता है, ये जेनिटल वाला हो, रेप्स वाला हो, ऑनर किलिंग वाला, एक वर्ड्स में यहाँ पे सब कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरह से हमें ऐसे लिखना चाहिए। सुधा मूर्ति जो है, उन्होंने हु स्पेंट मोर देन 20 years battling the देवदासी सिस्टम इन कर्नाटका एंड टॉक्स अबाउट इट्स सिस्टमिक कैरेक्टर। तो ये सुधा मूर्ति की भी इन्होंने बात की, ये इंडियन राइटर्स है। तो इन्होंने 20 साल लगाए ये देवदासी सिस्टम कानून के, लीगली अगर देखा जाए तो ये ख़त्म हो चुकी है, मतलब लीगली इसके ऊपर एक्ट्स कानून है, बट अगर बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे रेप करना भी तो इंडिया में मतलब कानून गुनाह ही है, लेकिन होते तो रहते हैं ना। वैसे ही देवदासी सिस्टम है वो अभी भी प्रिवेलेंट है, ऐसे नहीं कि पूरी तरह से ख़त्म हुई नहीं है ये सिस्टम। तो ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। व्हाट एवरीवन फेल्स टू रियलाइज इज दैट स्टडी आफ्टर स्टडी have shown that gender equality benefits society as a whole। अगर जेंडर इक्वालिटी आती है तो वो बेनिफिट करती है सोसाइटी को। ये हमने बहुत सारी स्टडी ऐसी आई हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे आए हैं, बट स्टिल वो माइंडसेट कहीं ना कहीं वहीं पे है। फेमिनिज्म in society will make our community safer, healthier and more productive, which benefits not just women but children and men with its रिपल इफ़ेक्ट्स। तो फेमिनिज़्म सिर्फ वुमेन के लिए ही वो प्रोडक्टिव हेल्दियर ऐसे नहीं है, बट सबके लिए है, चाहे वो चिल्ड्रन हो चाहे मेन हो, सबके लिए मतलब ये प्रोडक्टिव है, हेल्दियर है। इन इंडिया NFHS हैज़ शोन, मतलब एक डाटा है हमारा, नेशनल फैमिली हाउस होल्ड सर्वे जो है उसके द्वारा यहाँ पे बोला है, हाउ चिल्ड्रन विथ मोर एजुकेटेड मदर्स रिसीव्ड बेटर न्यूट्रिशन। अगर एक एजुकेटेड मदर है तो उसको पता होता है कि मेरे बच्चे को खाने को क्या देना चाहिए उसको, जिसकी वजह से उसको न्यूट्रिशन मिले, और वो उसको हेल्प भी करती है। उसके स्कूल वाले जो भी क्या बोलते हैं, रिपोर्ट कार्ड हो चाहे उनके कोई प्रोजेक्ट हो, उसमें हेल्प करती है अगर एजुकेटेड मदर है तो इससे क्या होता है, उनका बच्चा जो होता है वो अच्छे से परफॉर्म करता है अपने स्कूलिंग डेज में, और उसकी जो कॉग्निटिव क्षमता जो होती है वो अच्छी खासी बनती है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है। और प्रमोटिंग गुड सोशल बिहेवियर, मतलब उस चाइल्ड में अगर बचपन से एक अच्छे खासा एथिकल वैल्यूज़ और ये सब ऐड की जाए तो उसका बिहेवियर इवेंचुअली अच्छा ही बनेगा। तो ये एक सोसाइटी के लिए अच्छा ही होता है, मतलब एक सोसाइटी में अगर ऐसे बच्चे आएंगे तो उसी से सोसाइटी बनती है ना, तो एक बिहेवियर भी उनका अच्छा रहेगा और जो क्राइम जो होते हैं वो रिड्यूस होंगे, यही यहाँ पे बताने की कोशिश की है। इट लीड्स टू बेटर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस एंड हायर consciousness for vaccinations. All of these are imperative in रीपिंग बेनिफिट्स फ्रॉम इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। मतलब अगर मदर एजुकेटेड होगी तो वो चिल्ड्रन भी अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे, फिर वो जो हमारे जीडीपी पे वो जो काम करेंगे और उनका कंट्रीब्यूशन होगा वो अच्छा ही होगा। तो इससे हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है उसका हम अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। फेमिनिज़म, यहाँ पे वैलिड पॉइंट यूज़ किया है इन्होंने, डेमोग्राफिक डिविडेंड। फेमिनिज़म हैज़ आल्सो हेल्प मेन बाय रिड्यूसिंग, यहाँ पे उन्होंने फेमिनिज़म का मतलब सिर्फ वुमेन को ही मतलब उन्होंने दिखाया नहीं, बल्कि मेंस को भी कैसे फ़ायदा होता है, कैसे बेनिफिट होता है, चिल्ड्रंस के लिए कैसे बेनिफिट होता है वो भी लिखा है। मतलब सारे पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे इन्वॉल्व किए हैं। बाय रिड्यूसिंग देयर बर्डन ऑफ सिंगल हैंडेड रनिंग फैमिलीज़, अगर एक पढ़ी लिखी महिला होगी तो वो अपने हस्बैंड को भी हेल्प करेगी ना, कि सिर्फ उसी के ऊपर बर्डन नहीं आएगा, एक तो चाइल्ड चिल्ड्रंस के ऊपर भी ध्यान देगी, जो फाइनेंशियल होता है, फाइनेंस होता है हाउस होल्ड का, वो भी वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करेगी, तो एक मेल जो होता है उसी के ऊपर वो बर्डन नहीं आएगा। पार्टिसिपेटिंग इन वॉर्स इंक्लूजन इन rape laws and reduction in toxic masculinity Vegas and campaign of boys don't cry to boys don't make others cry। तो ये जो है कि नहीं नहीं लड़कों को तो रोना ही नहीं चाहिए, अरे लड़का हो के तू क्या रो रहा है, इस तरह के जो चीज़ें होती है उसमें अगर
हर चीज़ में, हर फील्ड में अगर महिला होगी तो महिला के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाएगा। तो ये ऐसा नहीं बनेगा। नॉट जस्ट नॉर्मलाइज लिविंग इमोशनल फॉर मेन। मेंस को क्यों इमोशंस नहीं हो सकते? हो सकते हैं। जैसे वो भी, हम ह्यूमन हैं, जैसे फीमेल एक ह्यूमन है वैसे मेल भी एक ह्यूमन है, बस जेंडर की वजह से उसको इमोशंस नहीं है, उसको हर चीज़ में नॉर्मलाइज रहना है। ऐसे कैसे? नहीं है, ये सब अब बकवास है। फॉर मेन बट आल्सो स्प्रेड इंफॉर्मेशन अगेंस्ट वायलेंस। तो ये यहाँ पे उन्होंने अपना पॉइंट लिखा है। नेक्स्ट इन्होंने स्टार्ट किया है, दस द onus for a more equal society rests not only on women but also men, as it enables them to lead more fuller lives, and the world can learn from the example of Indian cricketer teams captain। इन्होंने देखो कितने अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं, तभी तो इनको अच्छे खासे मार्क्स मिले हैं। विराट कोहली who set the right example by demanding a paternity leave। तो पहले किसी ने, मैटरनिटी लीव्स तो सभी लेते थे, लेकिन पैटर्निटी लीव्स के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इन्होंने एक अच्छा खासा एग्जाम्पल सेट किया है। क्यों? अगर चाइल्ड हो रहा है तो सिर्फ मेरे अकेले वाइफ को नहीं हो रहा, मुझे भी हो रहा है, तो मुझे भी लीव लेनी चाहिए। मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी वहाँ पे रहूँ, अपने बच्चे का ध्यान रखूँ और जो भी है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट किया कि हर एक मैन को ये करना चाहिए, मतलब अगर उनको चाइल्ड हो रहा है तो। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है, अभी तो हमने इकोनॉमी देखा, कैसे इकोनॉमी में उन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियों का नेम भी लिखा है। सोसाइटी जैसे सुधा मूर्ति का नाम उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया, और कैसे उन्होंने देवदासी के लिए फाइट की, तो वो सब उन्होंने वहाँ पे लिखा। अभी फेमिनिज्म और पॉलिटिकल एंड लॉ, इसके बारे में ये लिख रही है। तो देखते हैं, अलग अलग फैक्टर्स है, जैसे कि इकोनॉमिक वाला, सोसाइटी वाला, पॉलिटिक्स एंड लॉ वाला, तो ये हमें इनके हिस्से में दिखेगा। एंड ऑनर्स ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। जैसे कि आप सपोज दीजिए कि आपको मलेरिया, अभी बारिश का टाइम चल रहा है, हाई चांसेस होते हैं कि मलेरिया हो, क्योंकि वाटर स्टोर होने लगता है रास्तों पे। ले लो, कहीं पे थोड़ा सा खड्डा होगा तो वहाँ पे भी वाटर लॉक होता है, तो उससे क्या होता है कि वो मच्छर इकट्ठा आते हैं, तो वो मच्छर फिर घर में भी आने लगते हैं, तो उससे हमें मलेरिया होने के चांसेस होते हैं। तो इससे अच्छा है कि वो वाटर जो जहाँ पे भी स्टोर हो रहा है, तो उसको हम अगर ठीक करवा दें तो वो वाटर स्टोर नहीं होगा, मच्छर नहीं बैठेंगे, मतलब अच्छी खासी स्वच्छता हम करेंगे तो वो मच्छर आएंगे नहीं, हमें काटेंगे नहीं, मलेरिया भी नहीं होगा। तो इस तरह से इनका मतलब है कि पहले से यहाँ पे हमें प्रिवेंशन करना चाहिए, ना कि पाउंड ऑफ क्योर के बारे में सोचना चाहिए। तो ये यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे कैथरीन ए मैकिनॉन जो है फेमसली सेड, व्हेन आई लुक एट द स्टेट अपीयर्स मेल टू मी। स्टेट का मतलब यहाँ पे मेल होता है, तो वो कह रही है कि जब भी मैं स्टेट की तरफ देखती हूँ तो वो स्टेट अपीयर्स करता है मेल, और फिर मेरा नंबर आता है। इस तरह से उन्होंने लिखा है। आप गूगल करोगे तो आपको इनके बारे में पता चलेगा। ये एक अमेरिकन है, यूएसए की है, और एक्चुअली ये लॉयर जज थी, जज। तो अब मैंने भी गूगल किया था, मुझे भी इनके ऐसे से ही पता चला इनके बारे में। तो ये एक है कि अगर एक आप वुमेन के बारे में टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो ऐसे के लिए, तो आपको सब कुछ, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि हमें वर्ल्ड वाले भी, जैसे इन्होंने फ्रेंच वाले राइटर फिलोसोफर का नाम यूज़ किया, जो सिमोन दी जो थी, उनका सरनेम नहीं पता, सिमोन दी थी, वो भी एक फ्रेंच राइटर और फिलोसोफर थी, उनका मेंशन किया यहाँ पे। अमेरिकन वाले तो सुधा मूर्ति इंडियन, मतलब इस तरह से उन्होंने प्रिपेयर किया है। सच कंटेम्पलेशंस मेक वन वंडर वेदर द absence of enough women representation has a one-to-one relationship with the dismal status of women, or with only 78 MPs in Lok Sabha, Delhi is also the rape capital of the world,
and the fact that sanitary napkins were put under the GST slab initially raises questions of lack of the women representative in policy making and the absence of provisions for marital rape in our legal structures makes it a male centric पॉलिटी। तो देखो इन्होंने पॉलिटी वाले इश्यूज इसमें कैसे लिखे, वन वर्ड में देखना। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा कि एमपी जो है लोकसभा में वो कम है, फिर दिल्ली में रेप की कैपिटल है, ये भी बताया। यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स जो जीएसटी के अंडर उसके ऊपर जीएसटी लगता है, ये भी यहाँ पे बताया। मतलब 3 इशू हो गए, ये बिग इश्यूज है बट इन्होंने एक वर्ड में यहाँ पे लिखे हैं। और फिर यहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है पॉलिसी मेकिंग में, ये भी बोला। फिर एब्सेंस ऑफ मैरिटल रेप, मतलब ये 5 इश्यूज इन्होंने इतने छोटे पैराग्राफ में कंक्लूड कर दिए, मतलब हाईलाइट किए। नेक्स्ट लिखा है इन्होंने यहाँ पे adding feminism in our political sphere will not just empower women but also help in making laws और gender neutral। अगर विमेन ऐड होती हैं पॉलिटिकल स्पीयर में तो इससे क्या होगा कि जस्ट विमेन ही एम्पावर नहीं होगी, लेकिन जो भी पॉलिसी और लॉ जो बनते हैं उसमें जेंडर न्यूट्रलिटी आएगी। द डिबेट्स अराउंड वुमेन राइट्स pushed FBI in USA to include men under the definition of rape. In India, feminism has started conversation of granting portal ballot rights to the male spouses of women officers, and it was because Ruth Bader Ginsburg in USA that men were entitled to the same social security benefits as women। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने शुरुआत में भी बोला था, इनका आंसर इस तरह से था कि सिर्फ फेमिनिज्म है तो फीमेल को ही इन्वॉल्व करते हैं, ऐसे नहीं। तो इन्होंने इक्वली वुमेन, चिल्ड्रन, सबको इन्होंने यहाँ पे मतलब इश्यूज हाईलाइट किए हैं सबके, और बेनिफिट कैसे होते हैं ये भी हाईलाइट किया है। यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि जस्ट फीमेल्स के ऊपर ही रेप होते हैं ऐसे नहीं, बट मेल्स के ऊपर भी होते हैं, तो ये भी डेफिनेशन के अंदर लाया गया। FBI इन USA ये भी यहाँ पे बताया इन्होंने, क्योंकि ये फेमिनिज्म के वजह से ही हुआ ना। और नेक्स्ट यहाँ पे बोला कि ये जो रुथ बेडर जिन्सबर्ग है, इन्होंने क्या किया कि जैसे फीमेल को सोशल सिक्योरिटी मिलती है वैसे मेल को मिलनी चाहिए, तो उनकी वजह से अब मेल को भी मिलती है, मतलब इक्वली दोनों को भी मिलती है। तो ये यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मतलब फेमिनिज्म जस्ट वुमेन के लिए नहीं है। तो ये जैसे ऐसे का हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने लिखा है पूरा। और द जेंडर इक्वालिटी एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल होते हैं ना, ये जैसे रूथ बेडर जिन्सबर्ग का है, और चाहे FBI जो उन्होंने डेफिनेशन रेप का क्या कैसे चेंज किया, तो ये सब एक एग्जाम्पल होता है, बट इन्होंने किस तरह से ऐड किया पॉइंट टू पॉइंट। लास्ट में इन्होंने लिखा है कि द जेंडर इक्विटी इन ऑल स्पीयर ऑफ लाइफ, जैसे कि इकोनॉमी हो, सोशल, पॉलिटिकल, इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ जस्टिस, रैदर इट इज़ क्रूशियल फॉर ensuring the best development and fast track progress of humankind, and this fight is everyone's responsibility, and thus feminism is for all, men, women, non-binary, researcher, politicians, students and workers। तो इन्होंने लास्ट में इस तरह से एक बैलेंस वे में कंक्लूड किया, और लास्ट में इन्होंने लिखा यहाँ पे कोट, द प्रेजेंट इरा इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग वुमेन, मे वी नो देम, मे वी राइज देम, मे वी बी देम। तो इस तरह से इन्होंने ऐसे लिखा, कितना एक बैलेंस वे में सारे फैक्टर इसमें इंक्लूड किए हैं इन्होंने। सारे इशू जो होते हैं एक जेंडर से रिलेटेड, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, सभी को यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो जैसे कि ऐसे का हमारा टॉपिक था कि फेमिनिज्म इज़ फॉर एवरीबॉडी, तो उन्होंने सच में इस तरह से ही अपना पूरा ऐसे लिखा है। तो मुझे तो इनका ऐसे खुद लिखते टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था, और पढ़ते टाइम पे भी बहुत अच्छा लगा, और श्योरली कि हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और मैंने तो सच में बहुत कुछ सीखा है, और याद रखूँगी कि मैं अपना नेक्स्ट ऐसे लिखूँगी तो उसमें इस तरह के ही वेरियस फैक्टर इन्वॉल्व करूँगी। ठीक है, तो आप भी इसी से सीख लेना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।